हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th बैच है। 12th बैच की 5th क्लास है। ये 12th बैच की 5th क्लास और अभी फेज 2 चल रहा है और फेज 2 की ये क्लास 2 है। फेज 2 की क्लास 2 पूरे 12th बैच की पूरे कोर्स की 5वीं क्लास है, लेकिन फेज 2 की 12th की सेकंड क्लास है। फेज 2 की सेकंड क्लास है। इससे पहले फेज 1 हो चुका है और उसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, राइट। पिछली क्लासेस को आप जरूर कवर करें, उसके बगैर थोड़ा सा आगे का कम समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं कर रखा है तो ये आज की क्लास अटेंड करने के बाद आप पिछली क्लासेस जरूर करें। जो पिछली क्लासेस हैं वो YouTube के ऊपर अवेलेबल है, या फिर आप हमें इस वीडियो में दिखाए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। ठीक है, वो कवर हो जाएंगी आपकी। अभी हम शुरू करते हैं। सेकेंड क्लास फेज 2 की। पहले आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है सुनिए आप। इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और इस इलेक्ट्रिक इंडक्शन के दौरान और भी कई सारी नई बातें पता लगेंगी आपको। इलेक्ट्रिक इंडक्शन सुनिए आप, मान लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दिस। ऐसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान लेते हैं। ई का एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल बोल देता हूं मैं इसको, ई एक्सटर्नल। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब मान लो कि मैंने इसके अंदर एक स्लैब रख दी। ठीक है ना, मैंने इसके अंदर एक स्लैब रख दी। अब सपोज मैंने इसके अंदर कोई स्लैब भी किसी भी मटेरियल की बनी हुई थी, किसी भी चीज की बनी हुई है। सपोज ये मतलब कोई कंडक्टर भी हो सकता है, या कोई इंसुलेटर है, या फिर इनके बीच की कोई चीज है। ये मतलब कंडक्टर इंसुलेटर भी, कंडक्टर मान लो या इंसुलेटर मान लो, या कोई बीच का चीज मान लो इसको। ठीक है ना, कोई जनरल बॉडी रख दी मैंने। ठीक है ना, इसके अंदर एक स्लैब रख दी मैंने। अब एक बात बताओ, ये जो स्लैब है, आप ध्यान से समझना, ये जो स्लैब है, स्लैब, इस स्लैब के अंदर बताइए चार्जेस थे कि नहीं थे। पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस स्लैब के अंदर चार्जेस थे कि नहीं थे। इस बात का जवाब क्या है? इस बात का जवाब क्या है कि इसके अंदर चार्जेस थे, बहुत सारे। इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस थे। इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं। इसके अंदर करोड़ों पॉजिटिव चार्जेस हैं और करोड़ों ही नेगेटिव चार्जेस हैं। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों की संख्या बराबर है। इसलिए इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या है? जीरो। बताइए, ये वाली जो स्लैब है ये न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है ना, एक्चुअल में दुनिया की हर चीज मैंने आपको बताया था कि वो न्यूट्रल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्जेस ही नहीं है। उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि हमारी बॉडी न्यूट्रल है, बट इसके अंदर अरबों अरबों प्रोटॉन्स हैं और अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हमारी बॉडी न्यूट्रल है। इन द सेम वे इसके अंदर भी ऐसे ही है। इसके अंदर लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री प्रोटॉन्स होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, है इसके अंदर लाखों करोड़ों, और वो मतलब ओवरऑल न्यूट्रल है ये वाली बॉडी। लेकिन एक बात बताइए, आप जब भी आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जब आपने इस बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस बॉडी को तो क्रॉस करेंगी, इस बॉडी को क्रॉस करते हुए तो जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दुनिया की हर चीज में से क्रॉस कर जाती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया की जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ना कर सके। आप हार्ड से हार्ड चीज ले लीजिए, सपोज आपने डायमंड ले लिया, तो डायमंड के अंदर से भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजिली क्रॉस करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हर चीज में से, दीवार में से भी क्रॉस कर जाएंगी, मतलब इंसुलेटर है उसमें से भी क्रॉस कर जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बॉडी के अंदर से भी क्रॉस कर जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही क्रॉस करती हैं, मतलब हर चीज को। तो ये जो स्लैब है, इस स्लैब को भी क्रॉस करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हो ना बात को? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ पे इस स्लैब को भी क्रॉस करेंगी तो क्या होगा ऐसे केस के अंदर? इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और किस तरफ लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ही डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ जी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इसमें इस तरफ है, तो और जो पॉजिटिव चार्जेस अगर आपने रख दिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसी तरफ लगेगा इसके ऊपर। समझ आ रही है ना बात आपको? तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस वाले फेज पे आ जाएंगे। हाँ, इस स्लैब को छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। ठीक है ना, यहाँ पे इस स्लैब को छोड़ के वो बाहर नहीं आ सकते। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे इस केस के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे इस केस के अंदर। यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस वाले फेस के ऊपर आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस क्यों आएंगे? क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस फेस पे आएंगे। यहाँ पे मैं मतलब रेड कलर में ही बना दे रहा हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे।
ये नेगेटिव चार्जेस है, इस फेज पे आएंगे पॉजिटिव चार्जेस और इस वाले फेज के ऊपर आएंगे नेगेटिव चार्जेस, राइट। इस तरीके से होगा। यहाँ पे इन चार्जेस को बोलेंगे इंड्यूस चार्जेस, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्यू का प्लस क्यू का चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज आ गया, और ये इंडक्शन है ये। और एक बात बताऊं, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इनकी वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती है, ठीक है ना। आप एक बात बताइए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों आए हैं। मैंने आपको जस्ट पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात बताई गई थी। जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास अटेंड नहीं कर रखी है या पिछली क्लासेस अटेंड नहीं कर रखी है, वो उन स्टूडेंट्स को मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर मान लो कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ई का, और इसके अंदर अगर आपने एक प्लस क्यू का चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है इस तरफ, और एक माइनस क्यू का चार्ज रख दिया तो इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस वजह से इधर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस वजह से नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे। यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पर आगे नेगेटिव चार्जेस। हाँ जी, ये बात समझ में आई आपको। ये जो चार्जेस आए हैं इन चार्जेस को बोलेंगे हम इंड्यूस चार्जेस। हाँ जी, इन चार्जेस क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस चार्जेस। और ये जो फिनोमेना हो रहा है, ये जो फिनोमेना हो रहा है पॉजिटिव चार्ज एक फेज पे और नेगेटिव चार्ज एक फेज पे आने का, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं बताइए इसको, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अच्छा एक बात बताऊं, ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के ना इस सरफेस को बाहर नहीं आ सकते, ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। ये मतलब अगर इसके लिए पता क्या करना क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो, मतलब लाखों न्यूटन पर कूलम, इतना ज्यादा अगर आप कर देते हो तो ऐसे केस में इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि ये छोड़ के बाहर भी आ सकते हैं, छोड़ के बाहर आ जाते हैं ऐसे केस में, और इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं इस फेनोमेना को, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज तो हैवी बहुत ज्यादा होते हैं, ये इतने ज्यादा हैवी होते हैं और ये मतलब कनेक्टेड भी, मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं बॉडी के साथ, तो ये नहीं आ सकते आप जितना मर्जी फोर्स लगा लो। इलेक्ट्रॉन्स हल्के फुल्के हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोटॉन्स हैं ये बाहर नहीं आ सकते किसी भी हालत में, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो अगली बात। अब मैंने आपको क्या बताया कि देखिए अब सबसे पहले तो मैंने इंड्यूस चार्जेस के बारे में बताया था। इंड्यूस चार्जेस क्या होते हैं कि अगर आप, और इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द इंड्यूस चार्जेस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे। इस बात का जवाब ये होगा कि व्हेन ए स्लैब इज प्लेस्ड, व्हेन ए स्लैब या व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ये जो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए आप जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ऐसे केस के अंदर वैसे स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कोई फर्क नहीं है, मतलब किसी भी जनरल एक ही मटेरियल की बनी हुई ऑब्जेक्ट, एक ही मटेरियल का ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक ही मटेरियल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलेंगे हम। और व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, when a dielectric slab is placed in an external electric field, then there are equal and opposite charges on the opposite faces of the slab. There are equal and opposite charges on the opposite faces of the slab, and these charges are called induced charges. इन चार्ज क्या कहेंगे बताइए, induced charges, and this phenomena is called इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम करते क्या, इसी चीज को हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। when a dielectric slab is placed in an external electric field, then there are equivalent opposite charges on opposite faces of slab, on opposite faces of slab. These charges are called induced charges. These charges are called induced charges, and this phenomena is called electric induction. This phenomenon is called इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है।
इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ इसी के अंदर, देखिए आप इसको आप, मैं भी टाइम दूंगा नोट करने के लिए, अभी आपसे रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, राइट। अब सुनिए आप, अब एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर ही अंदर क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना। अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अपोजिट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, क्या बोलेंगे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, बताइए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगी, ठीक है ना, अंदर ही अंदर होगी ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आई है, क्योंकि ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आई है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, बताइए हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोलेंगे। बात समझ आई आपको। देखो अगर कोई ये कहता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आती है। व्हेन इसको फिर डिटेल में बताना पड़ेगा। कोई पूछेगी व्हाट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहेंगे व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then there are induced charges on the opposite faces, and due to these induced charges there is an electric field in the opposite direction of external electric field, in the opposite direction of external electric field, which is called induced electric field। हाँ जी, बात समझ आ गई ना आपको, induced electric field हम इसको बोलेंगे, इसका मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, this is called induced electric field, induced इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने रेड में ही लिख दिया क्योंकि रेड कलर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई थी, और ये जो इंड्यूस चार्जेस भी रेड में है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी रेड में है, और इसका नाम भी मैंने रेड में ही रख दिया, ठीक है ना। अच्छा अब सुनिए आप, आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड वाली है ना, ये इंड्यूस्ड वाली है, ये एक्सटर्नल वाली से हमेशा कम होती है। जैसे कि अगर एक्सटर्नल वाली 100 है तो इंड्यूस्ड वाली हो सकता है 20 हो, 50 हो, 90 हो, ठीक है ना, मतलब कम ही होती है, जो मतलब इसमें कुछ भी हो जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, वो परफेक्ट कंडक्टर में होता है ऐसा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होती। मतलब ये इंड्यूस्ड वाली जो होती है वो एक्सटर्नल वाली से हमेशा कम होगी, क्योंकि इंडक्शन तो इसी की वजह से हो रहा है, तो इसकी वजह से इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है अंदर, इससे कम ही होती है हमेशा ही, ठीक है ना। अब सुनिए आप, अब एक बात बताओ आप मुझे कि यहाँ पे इसके अंदर जो ई इंड्यूस्ड होगा, ई इंड्यूस्ड वो क्या होगा, कम होगा किससे, ई एक्सटर्नल से। ई इंड्यूस्ड होगा ना वो कम हो जाएगा किससे, ई एक्सटर्नल से। सबसे पहली बात तो ये वाली बात दिमाग में सेट करो आप, ई इंड्यूस्ड होना वो हमेशा ही कम होता है ई एक्सटर्नल से, समझ आएगी बात आपको। और साइंटिस्ट लोगों ने पता क्या किया, उन्होंने जो है ना ई एक्सटर्नल अपॉन में ई इंड्यूस्ड निकाला उन्होंने, ठीक है ना, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई इंड्यूस्ड निकाल लिया, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई इंड्यूस्ड देखा कितना आता है, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई इंड्यूस्ड। अच्छा सुनो, ये नहीं निकाला, सॉरी, इन्होंने ई नेट निकाली, रिजल्टेंट निकालना अपने को, रिजल्टेंट, सॉरी, इसके अंदर में निकालना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने रिजल्टेंट पहले निकालना, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने निकाला, ई नेट, नेट इतना हो जाएगा बताइए इसके अंदर, ई एक्सटर्नल माइनस में ई इंड्यूस्ड, ठीक है ना। मान लो कि ई नेट कौन सा होगा, बाहर वाला मान लो 100 है, अंदर वाला 20 है, तो नेट कितना बचा, 80। इस स्लैब के अंदर 80 है, इधर स्लैब के इधर 100 है, इधर 100 है, लेकिन अंदर 80 बच गया। अंदर 80 क्यों बचा, क्योंकि बाहर वाला मान लेते 100 है, अंदर वाला 20 है, तो अंदर ही अंदर तो 80 बचा ना इस तरफ, और बाहर में इधर भी 100 है और इधर भी 100 है। बात समझ आ गई ना आपको, स्लैब स्लैब के अंदर कम हो गया, और स्लैब के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला माइनस में स्लैब के अंदर वाला, तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हाँ जी, बात समझ में आई ना आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्लैब के अंदर कैसे निकालोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो, इसके अंदर अब उन्होंने क्या किया, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट निकाला उन्होंने, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट, ठीक है, उन्होंने निकाल लिया कितना होता है। उन्होंने पहले क्या किया, एक ई एक्सटर्नल 1 अप्लाई किया, ई एक्सटर्नल 1, और अंदर का नेट देख लिया कितना आता है, अंदर का नेट आया मान लो ई नेट 1, ठीक है ना, ये अंदर का ई आया, ई नेट 1। अच्छा अब सुनो, अब उन्होंने क्या किया कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक, बाहर का जो ई एक्सटर्नल बढ़ा दिया, मान लो ई एक्सटर्नल 2 कर दिया बढ़ा के, उन्होंने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया, बढ़ा के कर दिया इसको ई एक्सटर्नल 2, और फिर उन्होंने अंदर का फिर से चेक किया, अंदर नेट कितना है, हाँ जी, अंदर का नेट कितना है ये उन्होंने चेक किया, यानी कि अंदर का रिजल्टेंट कितना है ये चेक किया, वो मान लो ई रिजल्टेंट 2 आया, ई नेट 2 आया ये, ठीक है ना, ई नेट 2, ई नेट 2 आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, बाहर वाला और बढ़ा दिया, बाहर वाला उन्होंने फिर बढ़ा दिया, ई एक्सटर्नल 3 कर दिया इन्होंने, ई एक्सटर्नल 3 कर दिया, तो अंदर वाला फिर चेक किया, अंदर वाला क्या, ई नेट 3, अंदर वाला भी मतलब जो चेंज हो गया उसके इसके अंदर, ठीक है ना, अंदर वाला चेंज हो जाता है, वो बढ़ जाता है वास्तव में, ई नेट 3 कर दिया, तो बाहर वाला तो सॉरी बाहर वाला जो ई एक्सटर्नल था वो ई एक्सटर्नल 3 कर दिया,
ई एक्सटर्नल 3, तो अंदर वाला चेक किया वो ई नेट 3 हो गया। उन्होंने बार बार देखा कि जो रेशियो आ रहा है ये बार बार कॉन्स्टेंट आ रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है ये क्या था, ये बार बार कॉन्स्टेंट टर्म थी ये वाली। यानी कि जैसे कि जो स्लैब है, स्लैब एक पर्टिकुलर स्लैब है, जैसे सपोज लोहे की स्लैब है, ठीक है, तो उस वाली स्लैब को अगर आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर का डिवाइडेड बाय में इस स्लैब के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा ही क्या होता है बताइए, कांस्टेंट होता है। ये बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय में अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रेशियो कांस्टेंट रहता है। और ये जो कांस्टेंट आता है, ये जो कांस्टेंट आता है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये स्लैब की प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्लैब। हर स्लैब का अलग अलग के होगा, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ये वही वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के वाला, ठीक है ना, ये के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये के वाला है इसके अंदर। अब सुनिए आप, इसके अंदर जो है ना, यानी कि एक्चुअली मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया भी था, लास्ट क्लास के अंदर आपको ये बताया गया था कि जैसे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ईआर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो वो वाला जो के था वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वहां पे, ये वही वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। समझ आ गई ना बात आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वही वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का 81 होता है, जो वैक्स का 2 होता है और जो वैक्यूम का 1 होता है, ठीक है ना, ये वही वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना वो निकालने का तरीका, इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अब देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे, सपोज मुझे इस मार्कर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, सपोज इस मार्कर का मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा सुनो। मैं इसको किसी एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा पहले, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना वो चेक करूंगा, वो मान लो 100 है, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना, यहाँ पे 100 है मान लो। उसके अंदर मैंने इस मार्कर को रखा। अब रखने के बाद मैं कैसे भी करके इसके अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है ना। मान लो कि 12 कितना है 100, इसके अंदर ही अंदर मान लो 20 पैदा हो गया किस तरफ, रिजल्ट वो इंड्यूस्ड वाला अपोजिट में होता है, इधर हो गया 20, या मान लो अंदर 80 हो गया एक सेकंड के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 12 का मान लो 100 है, 12 कितना 100, अंदर का जो इंड्यूस्ड वाला है वो 80 है, इंड्यूस्ड वाला 80 इस तरफ, तो अंदर नेट कितना है, अंदर नेट अंदर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो 12 वाला और एक अंदर ही अंदर वाला। इधर वाला 100 है, इधर वाला 80 है। तो इसके अंदर नेट कितना होगा बताइए, इसके अंदर नेट हो गया 20। हाँ जी, इस मार्कर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 20, और 12 का कितना है 100, ठीक है। तो ये बताइए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 20, यानी कि 5 आएगा, 5 आएगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ऐसा होता है तो दोबारा सुन लो, क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये एग्जांपल समझ ना आया हो तो। देखिए 12 का मान लीजिए 100 है। अगर आपको, अगर मान लिया जाए इसको, अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट करिए सर समझ आ गया, ठीक है ना, कमेंट करिए इसके अंदर अगर समझ में आ गया तो आपको, ठीक है ना, मुझे दिख रहा है यहाँ से। अब देखिए आप, इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लेते हैं 100 है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ पे 100 है। अब यहाँ पे ये जो 100 का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, ठीक है ना, तो अंदर 2 है 100 और इंड्यूस वाला 20, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया फिर से। देखो ये जो ब्लैक वाला है ना ये 100 है, मान लो ब्लैक वाला 100 है, ये रेड वाला जो इस तरफ है ना ये 80 है। रेड वाला यानी कि इंड्यूस वाला कितना यहाँ पे 80, तो अंदर 2 गए, कौन कौन से, एक तो इधर 100 और एक इधर 80, तो अंदर नेट कितना बचा, नेट इधर 20 बचा, नेट इधर 20 बचा, मानते हो ना। तो इसके अंदर नेट 20 है, बाहर वाला 100 है, अंदर वाला 20 है, तो 100/20 कितना था 5, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा बताइए 5 होगा। मानते हो कि नहीं मानते आप इस बात को। एक बात बताओ यार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए सिंपल सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन और होती है कि अगर किसी बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और उस बॉडी के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को उस बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। बात समझ आ गई। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी तरीके से निकाला गया है, वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी तरीके से निकाला गया है, ठीक है ना। किसी का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है ना। when a body is placed in an external electric field and the body is placed in an external electric field, then
रेशियो ऑफ external electric field and net electric field inside the body, and net electric field inside body is called dielectric constant. जी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए। 30 सेकेंड्स। अभी उसके बाद देखिए आप, देखिए 4 चीजें होती हैं, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है हमें। एक तो हमें निकालना है परफेक्ट इंसुलेटर का, दूसरा हमें परफेक्ट कंडक्टर का, फिर हमें निकालना है जनरल इंसुलेटर का, और फिर हमें निकालना है जनरल कंडक्टर का। इन चारों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये हमें निकालना है। तो ये मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन से। सबसे पहले तो परफेक्ट इंसुलेटर का, ठीक है ना। सबसे पहले तो नंबर पहला परफेक्ट इंसुलेटर। मैं परफेक्ट इंसुलेटर का डिस्कशन कर रहा हूं। परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहां पे जो है ना ये स्लैब है और ये परफेक्ट इंसुलेटर है, ये वाली स्लैब, ठीक है ना जी। एक स्लैब है और ये स्लैब क्या है, परफेक्ट इंसुलेटर है, राइट। परफेक्ट इंसुलेटर है ये, और इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया आपने। अगर आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, अगर आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया सपोज, तो क्या होता है कि इसके अंदर इंडक्शन होता ही नहीं है। ये परफेक्ट इंसुलेटर है। परफेक्ट इंसुलेटर के अंदर जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री प्रोटॉन्स नहीं होते उसके अंदर, फ्री नेगेटिव और फ्री पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते। तो उनके ऊपर ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, लेकिन वो अपनी जगह से टच से मस नहीं होते, मतलब अपनी जगह से निकल के यहाँ तक नहीं जाते, मतलब वो फेस तक नहीं आ पाते, चल नहीं पाते इंसुलेटर के अंदर। इंसुलेटर के अंदर मोशन ऑफ चार्जेस मतलब अलाउड नहीं है। तो इसके अंदर जो चार्जेस है वो मूव नहीं कर सकते। इसके अंदर जो चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो फेसेस पे नहीं आएंगे, यानी कि इंडक्शन नहीं होगा, इंड्यूस चार्जेस नहीं आएंगे। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई ही नहीं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई ही नहीं। इसके अंदर देखो, जब भी किसी इंसुलेटर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जब भी किसी इंसुलेटर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो ना तो उसके अंदर इंडक्शन होता है, ना उसके अंदर इंड्यूस्ड चार्जेस आते हैं, ठीक है ना, ना ही इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। और हाँ, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है ना, मान लो बाहर का ये एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू मान लो 100 है, तो अंदर भी 100 ही होगा। अंदर का नेट भी कितना होगा बताइए, 100 ही होगा अंदर का नेट भी। मतलब कहने का ये है, इसके अंदर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये फॉर्मूला क्या था, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट, यही था फॉर्मूला। और एक बात बताइए आप, इसके अंदर जो ई नेट की वैल्यू कितनी होती है, ई नेट की वैल्यू ई एक्सटर्नल के बराबर ही होती है। हाँ जी, ई नेट की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये एक्सटर्नल के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो कहने का मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी इंसुलेटर का 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा, ये मतलब मिनिमम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इससे कम पॉसिबल भी नहीं है। 1 से कम किसी का नहीं होता, किसी का 1/2 हो नहीं सकता, 1 ही होता है मिनिमम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये वाली बात आपको दिमाग में रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 1 होता है, ठीक है ना। अभी हम इसको लिख भी देंगे। अब देखो दूसरी बात सुनो आप, इसके अंदर मैं एक दूसरी बात बता रहा हूं। अगर मैं एक जनरल कंडक्टर को उठा लूं, सपोज यहां पे मैं उठा लूं एक जनरल कंडक्टर को, सपोज जनरल कंडक्टर को उठा लिया मैंने, ठीक है। सपोज मेरे पास एक जनरल कंडक्टर है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे एक स्लैब रख दी मैंने, और इस वाली स्लैब को रखने के बाद और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ऐसे, यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया 100 का मान लो, तो सॉरी ये जनरल कंडक्टर मत लिखना, इसको परफेक्ट कंडक्टर कर रहे हैं हम लोग, परफेक्ट कंडक्टर कर रहे हैं हम लोग पहले, परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है ना। काट लो इसको, परफेक्ट कंडक्टर लिख लो, परफेक्ट कंडक्टर कर रहे हैं हम लोग पहले परफेक्ट इंसुलेटर किया, फिर दूसरे पे कर रहे हैं परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक स्लैब रख दी, ठीक है ना। ये आपने ठीक कर लिया ना, इसको परफेक्ट लिखना चाहिए, परफेक्ट कंडक्टर का डिस्कशन होना ध्यान रखना। इसके अंदर जैसे आपने एक स्लैब रख दी, तो परफेक्ट कंडक्टर के अंदर इतने ज्यादा फ्री
नेगेटिव चार्जेस और इतने ज्यादा फ्री पॉजिटिव चार्जेस होते हैं कि वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। जैसे कि मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएंगे मैं बना रहा हूँ बहुत नजदीक नजदीक, बहुत ज्यादा चार्जेस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा नेगेटिव, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये एक्चुअली में बार वाली के बराबर हो जाएगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। क्योंकि इसके अंदर मतलब भरमार है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और फ्री प्रोटॉन्स की। परफेक्ट कंडक्टर के अंदर भरमार होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री प्रोटॉन्स की। तो इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और इतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं कि अंदर का जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता लेकिन इससे बराबर होगा। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इंड्यूस्ड है यहाँ पे, ये इंड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इसके अंदर अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो इसके अंदर एक बात बताइए, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है ना ये ई इंड्यूस्ड होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्सटर्नल के। तो ये दोनों बराबर हो गए तो नेट कितना हो जाएगा अंदर, जीरो। अंदर ई नेट की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, अंदर ई नेट की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी बताओ आप। अंदर जो है इस स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी परफेक्ट कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। समझ में आ गई बात आपको। जैसे कि मार्कर है, मान लो ये आयरन की रोड है, और आयरन वैसे परफेक्ट कंडक्टर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है। इस दुनिया में जनरल कंडक्टर तो एग्जिस्ट करता है जो भी हम डिस्कस करेंगे, बट परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता, ठीक है ना। अगर परफेक्ट कंडक्टर हो और उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन अंदर जीरो हो जाएगा, अंदर नेट जीरो होगा। और इसके अंदर अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है के की वैल्यू, तो के बताइए क्या होता है यहाँ पे, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट होता है, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ई एक्सटर्नल तो ई एक्सटर्नल आएगा और ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, जीरो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा इसका, इनफाइनाइट। समझ आ रही है बात आपको। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो इनफाइनाइट होगा। एक परफेक्ट कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है और एक परफेक्ट इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। हाँ जी, बात समझ में आई ना आपको। यहाँ पे जो है ना नोट करके लिख लीजिए आप। इसके अंदर जो ना 2-3 बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक तो इसके अंदर याद करने वाली बात ये कि जब भी किसी परफेक्ट इंसुलेटर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जो बाहर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, ठीक है ना। और परफेक्ट कंडक्टर और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, ठीक है। और इस केस के अंदर अंदर हमेशा जीरो होता है। लिखिए आप, व्हेन ए परफेक्ट इंसुलेटर is placed in an external electric field, then electric field inside it is same as एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट्स के इज 1 एंड इट्स के इज 1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। अब मैं लिख रहा हूं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए परफेक्ट कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो व्हेन ए परफेक्ट कंडक्टर is placed in an external electric field, external then net electric field inside it is zero, then net electric field inside it is 0 and its k is infinite and its k is equals to infinity। उसका k infinite होता है जी। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसका k infinite होता है। ये तो इंफॉर्मेशन हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और फिर अगली 2 इंफॉर्मेशन और देंगे। अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर, अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अगर आपने एक परफेक्ट इंसुलेटर को रख दिया तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही होगा जो बाहर है,
ठीक है ना, और अंदर का ई नेट भी वही हो जाएगा जो बाहर है, मतलब ठीक है ना, तो यानी कि ई नेट वही हो जाएगा ना जो बाहर है, तो यानी ई एक्सटर्नल अपॉन ई एक्सटर्नल 1 हो गया, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 1, परफेक्ट इंसुलेटर का। वैक्यूम एक परफेक्ट इंसुलेटर है, वैक्यूम ही एक परफेक्ट इंसुलेटर है, और दुनिया में परफेक्ट इंसुलेटर होता ही नहीं है, वैक्यूम ही है परफेक्ट इंसुलेटर बस, ठीक है ना। आप लिख सकते हो वैक्यूम इज परफेक्ट इंसुलेटर, कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो इस बात को, ठीक है ना, वैक्यूम इज परफेक्ट इंसुलेटर। मैं इस बात को लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, वैक्यूम इज परफेक्ट इंसुलेटर। वैक्यूम इज परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी परफेक्ट कंडक्टर को रख दो आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि होता नहीं, हाँ परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता, ठीक है ना, ये परफेक्ट इंसुलेटर पॉसिबल है लेकिन ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। कोई कहते हैं ना परफेक्ट इंसुलेटर, कोई ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो तो नहीं है, स्पेस तो है वैक्यूम जो है, बट ऑब्जेक्ट तो एक परफेक्ट कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, ये हम इमेजिनरी मान रहे हैं। अगर उसको रख दें तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर का इंड्यूस्ड वाला बराबर हो जाएगा ई एक्सटर्नल के, तो ई नेट 0 हो गया, और ई नेट 0 होने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? अब सुनो, जब परफेक्ट इंसुलेटर तो होता नहीं है, लेकिन जैसे कि आयरन है, जैसे कि सिल्वर है, यानी कोई भी मेटल, बेसिकली कोई मेटल, तो ये जितने भी मेटल्स हैं, कोई मेटल ब्लॉक कहते हैं मेटल का, तो मेटल परफेक्ट इंसुलेटर तो नहीं, परफेक्ट कंडक्टर तो नहीं होता वो, लेकिन जनरल कंडक्टर तो नजदीक होता है वो, मतलब नियर टू परफेक्ट कंडक्टर होता है वो, नियर टू परफेक्ट कंडक्टर, इसलिए उनका के इनफाइनाइट ही मानते हैं, उनका के इनफाइनाइट। अगर कोई कहते हैं ना कि एक मेटल ब्लॉक है तो उसका के आपको इनफाइनाइट ही मानना है, वास्तव में वो इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन आपको इनफाइनाइट मानना है। आपको इनफाइनाइट इसलिए मानना है क्योंकि क्वेश्चंस में इनफाइनाइट करने पे ही आंसर आएगा उसका, हालांकि वो परफेक्ट नहीं होता, और अंडरस्टूड है कि परफेक्ट लेके चलना है। समझ आ गई बात आपको? नोट कर लीजिए 30 सेकंड्स। हमने अभी पढ़ा था परफेक्ट इंसुलेटर के बारे में और एक परफेक्ट कंडक्टर के बारे में, और उसका के देखा था दोनों का कि उसका के कितना है और उसका के कितना होगा। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं एक जनरल इंसुलेटर और एक जनरल कंडक्टर का, ठीक है। पहले जनरल इंसुलेटर, हाँ जी, 3rd नंबर पे आप लिखिए जनरल इंसुलेटर, जनरल इंसुलेटर, ठीक है। और एक हमें डिस्कशन करना है किसका, जनरल कंडक्टर का, 4th नंबर पे जनरल कंडक्टर का। हाँ जी, मैं समझा रहा हूं ये। देखिए आप मान लो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और इसके अंदर, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं। अब इसके अंदर आपने एक स्लैब रख दिया ऐसे, जब आपने स्लैब रख दी तो जनरल इंसुलेटर में क्या होगा पता है आपको? ये परफेक्ट इंसुलेटर तो है नहीं। अगर परफेक्ट इंसुलेटर होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, मतलब अलग, मतलब वो मतलब फ्रीली नहीं घूम रहा होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आते। लेकिन जनरल इंसुलेटर में यहाँ पे इक्का दुक्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक आधा, परफेक्ट तो है नहीं इंसुलेटर, तो एक दो तो फ्री मतलब जब पॉजिटिव चार्ज होंगे ना यहाँ पे, और ऐसे एक दो फ्री नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तो आ जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे एक दो, बस दो बना दो बस, और यहाँ पे भी दो नेगेटिव चार्ज, बस ऐसे बनाना आपको, दो पॉजिटिव चार्ज बना दिया आपने और दो नेगेटिव चार्ज बना दिए, बस एक दो पॉजिटिव चार्ज आ गए, इधर भी उतने ही नेगेटिव चार्ज आ गए बस, और एक दो लाइनें आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बस। यानी कि कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। हाँ जी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? बहुत कम। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 100, एक्सटर्नल वाला मान लो 100 है, तो इंड्यूस्ड वाला जो है ना वो मतलब ये मान के चलो कि 2 या 3 होगा, बस मान लो 2 है। बाहर वाला अगर 100 है तो इंड्यूस्ड वाला 2 है, तो अंदर नेट कितना बचा बताइए? 98, अंदर 98 बचा, यानी कि अंदर जो नेट है, नेट वो लगभग बाहर वाले के बराबर होता है, बाहर वाले से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। इसके अंदर का देखो, इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो इधर 100 और एक इधर 2,
तो नेट कितना बचा है इसके अंदर 98, और वो भी इस तरफ, अंदर 98 है वो इस तरफ है। अब एक बात, ये जो नेट है वो 98 है और बाहर वाला 100 है, समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब इसके नजदीक हो गया, इससे थोड़ा सा कम है, यानी कि इसके अंदर ऐसे केस में, जनरल इंसुलेटर के केस में, जनरल इंसुलेटर के केस में जो स्लैब के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर वाले से थोड़ा सा कम होता है। समझ आ रही है बात आपको? बाहर वाले से थोड़ा सा कम होता है। अब सुनिए आप, मैं इसको जो है ना आपको बता दे रहा हूं इसके बारे में लिख के। देखिए आप, इसके अंदर जो है ना मैं लिख देता हूं, इसके अंदर ई नेट, इस वाले केस में यहां लिख देते हैं, इसके अंदर जो ई नेट होता है वो स्लाइटली लेस देन ई एक्सटर्नल, ठीक है ना? जो ई नेट होता है वो ई एक्सटर्नल से थोड़ा सा कम होता है। ये ई एक्सटर्नल 100 और ई नेट है कुछ, वो इससे थोड़ा सा, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा बताइए अंदर? 98 होगा। अब एक बात बताइए आप, ऐसे केस में अगर अपने को निकालना है के क्या होता है? ये ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट, यही होता है, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट। तो ई नेट जो है वो ई एक्सटर्नल से थोड़ा सा ही कम है, अगर ये नहीं कि लगभग बराबर है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना ये 1 तो नहीं आएगी लेकिन नियर 1 आएगी, ये वाली वैल्यू नियर 1, ठीक है ना? ये वाली जो वैल्यू है वो लगभग या फिर मतलब अप्रोक्सीमेटली नियर 1, ठीक है ना? या फिर इक्वल टू नियर 1 कर दो, यानी कि 1 के नजदीक होगी, मतलब जो है क्योंकि ऊपर 100 है ऐसे सोचो और नीचे 98 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि नियर 1 हो गया ना। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर परफेक्ट इंसुलेटर होता है तो उसका क्या होता है 1, लेकिन अगर जनरल इंसुलेटर हो और वैसे जनरल इंसुलेटर है हर जगह, ठीक है ना? अगर लकड़ी एक जनरल इंसुलेटर है तो ऐसे केस में जो जनरल इंसुलेटर है उसका जो के है वो नियर 1 होता है, लेकिन अगर मेंशन ना करे क्वेश्चंस में तो हम लोग 1 ही मान लेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? वैसे नियर 1 होता है। अगर ऐसे रीजन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि एक जनरल इंसुलेटर का जो है वो नियर 1 है कि 1 है उसका के, तो उसके अंदर नियर 1 वाला ही टिक मार्क करना पड़ेगा ऐसे केस में, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो। अच्छा अब सुनिए, अब जनरल कंडक्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जनरल कंडक्टर के बारे में मान लिया जाए कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई का, ठीक है ना? इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारी है यहाँ पे, लेकिन आपने देखो यहाँ पे एक स्लैब बनाई है, जैसे एक स्लैब बना दिया आपने। अब स्लैब बनाई ना तो पता क्या होगा इसके अंदर? स्लैब बनाते ही इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर सुनो क्या होगा इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जनरल कंडक्टर में ऐसा नहीं है कि एकदम से बिल्कुल ही मतलब बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे, आएंगे वो, लेकिन वो भी बहुत सारे होंगे, वो भी बहुत सारे ही होंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर का जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो जैसे बाहर वाला अगर 100 है तो इंड्यूस्ड वाला 98 हो गया, इंड्यूस्ड वाला 2 नहीं होगा, इसमें इंड्यूस्ड वाला ही 2 था, इसमें इंड्यूस्ड वाला 98 होगा। समझ आ रही बात? मान लो बाहर वाला कितना है, मान लो ये 100 लेनी, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल लिया 100 लेने के लिए, मान लो इसकी वैल्यू 100 है तो इंड्यूस्ड वाले की वैल्यू कितनी होगी 98, यानी नेट कितना हो जाएगा 2, इसमें नेट 98 था और इसमें नेट 2 है। अब ये बात समझ में आपको? इसमें नेट बहुत कम होगा, इस तरफ होगा नेट, आगे ना बात समझ में आपको? एक बात बताओ, अगर ये परफेक्ट कंडक्टर होता तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 100 था तो इंड्यूस वाला भी 100 होता, तो नेट क्या हो जाता अंदर 0। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बाहर वाला 100 है तो ये इंड्यूस्ड वाला है वो कितना बताइए 98, सॉरी कितना 98, तो नेट कितना अंदर है 2, यानी कि इस केस के अंदर देखो आप, यानी कि इस केस के अंदर क्या होगा कि आप इसमें ऐसे लिख सकते हो ई नेट इज वेरी स्मॉल देन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉलर, या वेरी स्मॉलर लिख दो, स्मॉलर देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल, ठीक है, ई एक्सटर्नल। अच्छा अब सुनो आप, अब एक बात बताइए, ई एक्सटर्नल को मैं यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, इज वेरी स्मॉलर देन ई एक्सटर्नल। अच्छा अब एक बात बताओ आप, इसके अंदर जो के की वैल्यू अगर अपने को निकालनी पड़े, के यहां पे निकाल लेते हैं हम लोग, इसका के यहां निकाल लेते हैं, के की वैल्यू देखिए आप, इसका के कितना है यहाँ पे ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट करोगे आप इसके अंदर। अब मुझे एक बात बताइए आप, इसका ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट, ये वाली जो वैल्यू आएगी ना ये नियर इन्फिनिटी आएगी, नियर इन्फिनिटी के नजदीक आएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये तो है 100,
ये वाला 2 नहीं होगा, ये वाला 2 से भी कम होता है वैसे, मतलब इसके अंदर जैसे कि वैसे वास्तव में क्या होता है कि 12 वाला 100 है, तो ये वाला पता है कितना होगा इंड्यूस्ड वाला होगा 99.99 समथिंग। तो अंदर जो नेट बचेगा वो 0.0001 कुछ बचेगा अंदर नेट। तो नेट वाला 0.001 है और एक्सटर्नल वाला 100 है, तो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो ऐसे केस में इसको हम लोग के को इनफाइनाइट बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर ये परफेक्ट कंडक्टर होता है तो एग्जैक्टली इनफाइनाइट होता, लेकिन अब नियर इन्फिनिटी है। तो याद रखिए आप कि जनरल कंडक्टर का नियर इन्फिनिटी होता है और जनरल इंसुलेटर का क्या होता है बताइए, नियर 1 होता है। आगे ना बात समझ आपको, लिख लीजिए आप कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट for a general insulator is near 1 and for a general conductor is near infinity। हाँ जी, बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। अभी एक अगला डिस्कशन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक बात हमेशा याद रखना और ये हमेशा ही काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर सिचुएशन में 0 होगा, हर सिचुएशन में 0 होगा। रूल क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा, इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। ये पत्थर की लकीर की तरह, जैसे पत्थर की लकीर जैसे मिटती ही नहीं है ना, ठीक है ना, वो उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसी प्रकार ये वाली जो बात मैंने बोली ना, ये वाली बात फेल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अभी देखिए आप, मैंने पहले तो मैं इसको नोट करवा देता हूं, लिख देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। इंपॉर्टेंट बात है, एक कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 का। एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे, देखिए आप, इसके अंदर जो है ना, मान लो पहली बात हमने एक देखा था अभी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्लैब रखी थी, कंडक्टिंग स्लैब, परफेक्ट कंडक्टर था वो। ये परफेक्ट कंडक्टर की बात हो रही है, वैसे परफेक्ट कंडक्टर की बात हो रही है, जनरल कंडक्टर की बात नहीं हो रही। तो उस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। अगर मान लो एक स्फीयर रख दिया, सपोज आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और इसके अंदर आपने एक होलो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, सपोज ऐसे रख दिया एक स्फीयर, कंडक्टिंग या फिर होलो। तो एक बात है, कंडक्टिंग हो चाहे होलो हो, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस तो होंगे ना, बहुत सारे चार्जेस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री प्रोटॉन्स बहुत सारे होते हैं। तो इसके अंदर जो चार्जेस है ना वो एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे पता क्या होगा, कुछ ऐसा होने वाला है इसमें कि यहाँ पर इसके अंदर चार्जेस आ जाएंगे, जैसे इधर तो आएंगे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे नेगेटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कुछ इस तरीके से आएंगे यहाँ पे कि इस लाइन के ऊपर एक लाइन और बन जाएगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे। जैसे पॉजिटिव चार्ज की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो एग्जैक्टली इसके ऊपर एक रेड कलर की ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी एक लाइन बन जाएगी इसको कैंसिल आउट करने के लिए। और यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसके ऊपर भी एक रेड कलर की लाइन बन जाएगी ऐसे। ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन बन जाएगी, यानी कि इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उन लाइनों के ऊपर अपनी एक लाइन बन जाएगी। और ये वाली जो लाइन होगी ये रेड कलर की, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और ये किस वजह से है, इन चार्जेस की वजह से आया है। इधर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इधर नेगेटिव चार्ज है। जरूरी नहीं है कि ये मतलब जो ना इक्वल, ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से भी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है चार्जेस का। ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप कुछ इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि अंदर क्या हो जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। समझ आ गई बात आपको। एक दूसरा केस देखिए आप, जैसे कि मान लो एक बार एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं एक पॉइंट चार्ज रखता हूँ यहाँ पे, सर एक पॉइंट चार्ज मैंने रखा, ठीक है, और यहाँ पे एक स्फीयर हो गया, जैसे यहाँ पे एक स्फीयर रख दिया। इस केस में बताइए सर आप,
इस केस के अंदर कैसे होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? देखो आप इसमें से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, ऐसे गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे गई इसमें से, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, राइट? ऐसे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये जो चार्जेस है इसके ऊपर, ये न्यूट्रल था पहले, तो ये पहले न्यूट्रल था, ठीक है? और चाहे चार्ज भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये न्यूट्रल था ये स्फीयर, और चाहे चार्ज भी होता, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, और मैं रेड कलर से बना देता हूँ इनको पॉजिटिव चार्जेस को, क्योंकि वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, इंड्यूस्ड को हम शुरू से ही रेड से ही बना रहे हैं इंड्यूस्ड चार्जेस को, ठीक है? तो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, तो इसको हम रेड से बना देते हैं, इसको हम रेड से बना दे रहे हैं, ठीक है? और ये सॉरी पॉजिटिव है, ये वाले पॉजिटिव इस तरफ आएंगे, और इधर आएंगे नेगेटिव, इधर आएंगे नेगेटिव चार्जेस, इधर आएंगे पॉजिटिव चार्जेस, और इधर आएंगे नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पे तो मैंने पॉजिटिव बना दी और यहाँ पे मैंने नेगेटिव बना दिए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो इस तरफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। मतलब इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी ना, तो ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, इनकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट में, इस लाइन के ऊपर एक लाइन बनेगी, जैसे ये टेढ़ी जा रही है तो वो भी टेढ़ी ही बनेगी, ठीक है ना? हर पॉइंट पे कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर जीरो हो जाएगा। यार एक स्फीयर है ना, स्फीयर अगर उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो आप, स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को, चाहे ये होलो है चाहे वो सॉलिड है, अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इसके अंदर ये न्यूट्रल होता है भले ही, बट इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, हर हालत के अंदर, हर हालत में जीरो होगा, ठीक है ना? तो आप याद रखिए इस बात को कि देखो रूल क्या चीज है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये शेप जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो, ठीक है ना? ये किसी भी शेप का होता, चाहे ये चाहे किसी भी शेप का होता, यानी कि कोई भी कंडक्टर हो उसको अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए उसको, ठीक है ना, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर वाले पार्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही होगा, हर हालत में जीरो होगा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, सुनो, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक्चुअल में अगर मान लिया जाए मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में खराब हो जाता है, सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड में खराब हो जाता है, मेरे पास कोई ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है, तो पता क्या होता है उस केस के अंदर एक बॉक्स बनाया जाता है, कंडक्टिंग बॉक्स होता है, बस उसके अंदर रख दीजिए आप। कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर अगर आप उसको रखोगे तो वो खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर उस लैब के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस बॉक्स के अंदर तो जीरो ही होगा, क्योंकि वो कंडक्टिंग बॉक्स होगा। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बचने के लिए आप एक कंडक्टिंग बॉक्स में चले जाइए आप, और अब उस बॉक्स को चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें हम, तो ऐसे केस में अंदर तो हर हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, आप बचे रहेंगे ऐसे केस के अंदर। आगे ना बात समझ में आपको? यानी कि अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉक्स हो, कोई भी कंडक्टिंग बॉक्स है या कोई कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर आप उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा ही होगा, हर हालत में जीरो होगा उसके अंदर, ठीक है ना? और आप चाहे वो कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दे दो आप, जैसे कि मान लिया जाए कि सपोज ये एक कंडक्टिंग बॉडी है इस शेप की, इसको आपने चार्ज दे दिया, सपोज आपने इसको चार्ज दे दिया अपनी मर्जी से, +2 का चार्ज दे दिया, ये +2 का चार्ज इसके ऊपर फैल जाएगा, और ये कुछ इस हिसाब से फैलेगा कि अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ये कुछ हिसाब से फैलेगा कि अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। तो यानी कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को, चाहे वो स्फेरिकल है चाहे वो इरेगुलर शेप की है, अगर उसको चार्ज दे दिया जाए तो वो चार्ज अपने आप को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है वहां पे कि अंदर हर पॉइंट पे, यहाँ पे अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा। अब आप एक काम करो, ये बॉडी है और इस बॉडी को आपने चार्ज भी दे रखा है, अब आप इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दो, चलो इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दिया, अभी भी पता है क्या होगा, अभी भी ये वाला चार्ज रीअरेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये वाला चार्ज पहले मान लो +20 कूलम था, सपोज +20 कूलम, ये रीअरेंज हो जाएगा और इसके अंदर ना पता है क्या होगा कि इसके अंदर इंडक्शन भी हो जाएगा अभी, मतलब इसके अंदर ना नेगेटिव चार्जेस भी अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। हो सकता है कि -10 कूलम और +10 कूलम अलग सेपरेट हो जाए, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज तो +30 हो जाएगा और -10 कूलम चार्ज और आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे कि सर मतलब मन में डाउट आ सकता है कि सर इसमें है ही पॉजिटिव, बस है ही सारा पॉजिटिव और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने अप्लाई कर दिया, तो अब अंदर जीरो कैसे हो सकता है? अभी भी अंदर जीरो होगा। कैसे होगा कि देखो +20 तो ये वाला हो गया, ठीक है ना,
और हो सकता है कि इसके अंदर क्या होगा कि -10 और +10 अपने आप अलग हो जाएंगे, -10 और +10 के दो चार्जेस, ठीक है ना, अपने आप ये टूट गए, और यहाँ पे हो गया +30 टोटल, 4 पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला -10, और वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वाली डायरेक्शन है इसको कैंसिल आउट कर देगा बस। वो आ रही है ना बात समझ में आपको? कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, अगर एक कंडक्टिंग बॉडी है, याद रखिए आप, देखो एक्चुअल में मैं ये सारे एग्जांपल्स हो सकता है आपको पता नहीं समझ आए हैं या नहीं आए हैं, फिर भी मतलब जो ना आप ये रिजल्ट याद रख लीजिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चीज तो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी, अगर ये कम समझ में आई है तो किसी न किसी क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगी। बात ये है, ठीक है ना, इस बात को कोई बदल नहीं सकता, इस बात को जो मैं बोल रहा हूं अभी, कि अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, और ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, इससे कई सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके, कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, चाहे वो होलो है चाहे वो सॉलिड है, ठीक है, चाहे वो रेगुलर शेप की है चाहे वो इरेगुलर शेप की है, रेगुलर शेप मतलब स्फीयर, स्फेरिकल, चाहे वो इरेगुलर शेप की है, ठीक है। अगर उस बॉडी को चाहे वो चार्ज्ड है और चाहे वो अनचार्ज्ड है, चाहे वो चार्ज्ड है चाहे वो अनचार्ज्ड है, यानी कि न्यूट्रल है, उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर हमेशा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हर हालत के अंदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ये बात बताने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया था, ये समझ में आ गई होगी बात, आपको याद कर लीजिए, 15 सेकंड्स नोट करने के लिए। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि एक कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन एक ऐसा केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कंडक्टर के अंदर, ये एक्सेप्शनल केस है बस, ठीक है ना, ये एक्सेप्शनल है, इसको छोड़ के बाकी हर केस में ऐसा होगा। सुनो ध्यान से अब, और हो सकता है आप में से किसी न किसी के माइंड में आ भी रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपके माइंड में मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आपके माइंड में ये पहले से अगर आ रहा था तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर लिखें, और अभी भी अगर कुछ आ रहा है तो पहले ही लिख दो, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूं क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है। देखिए आप मान लो ये होलो है, इसके अंदर देखो, अगर ये सॉलिड है मान लो, पहले तो सॉलिड को ले लेते हैं, ये कैसा था, ये सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, चाहे रेगुलर चाहे इरेगुलर शेप का हो। अगर आप इसको चार्ज देते हो, मान लो आपने इसको चार्ज दे दिया तो ये अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो, और चाहे होलो हो तो भी अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इस तरीके से कि अंदर क्या हो जाएगा? 0। चार्ज अगर इसको दे दिया, कहीं पर भी दे दो, और चाहे इसके सेंटर में दे दो चार्ज, यहां से इंजेक्शन भर के लगा दो यहाँ पे सेंटर में, ठीक है ना, ऐसे लगा के, ऐसा हो नहीं सकता इंजेक्शन भर के चार्ज का आपने लगा दिया, बट फिर भी यहाँ सेंटर में भी चार्ज दे दोगे ना तो भी वो अपने आप ही सरफेस पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि चाहे तो होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, अगर आप उसको चार्ज दोगे तो अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। आगे बात समझ में आपको? अच्छा अब सुनो, अब आपको बताता अगली बात, वो केस, मान लो एक होलो स्फीयर ले लो, आप एक होलो स्फीयर आपने ले लिया जी, और आपने जो है ना चार्ज रख दिया सपोज सेंटर पे, लेकिन आपको सर एयर में कैसे रखेंगे? हवा में सीधा, मतलब, या फिर वैक्यूम में, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रखा है सर, वैक्यूम में चार्ज ऐसे वो mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाएगा ये, ठीक है ना। तो सर सेंटर में कैसे रखोगे इसको? यार एक बात बताऊं, इसको ना एक नॉन कंडक्टिंग धागे से बांध दो, आप एक धागा लगा दो यहाँ पे, और ये धागा कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग, ये इंसुलेटर होना चाहिए, ये इंसुलेटर होना चाहिए, ये जो धागा है ना ये इंसुलेटर है, ठीक है। अब इस केस में ये चार्ज है, ये चार्ज सरफेस पे आने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए ऐसे उड़ के तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, वैक्यूम है यहाँ पे। ये क्या कंडक्टिंग स्फीयर है ये वाला, ये कैसा बताइए? कंडक्टिंग है ये वाला, ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होलो स्फीयर है एक, और बीच में सेंटर में चार्ज रख दिया, और यहाँ पे एक ये धागा, एक रस्सी बांध दी, और ये रस्सी खुद इंसुलेटर है। तो अब एक बात बताओ मुझे, चार्ज यहाँ से आगे कैसे जाएगा? ये क्या उड़ के यहाँ पे आ जाएगा? नहीं जा सकता भाई, कहीं नहीं जा सकता, यहीं का यहीं रहना पड़ेगा, इसको मजबूरी है, इस धागे के रास्ते भी नहीं आ सकते यहाँ पर। ये आ रही है बात समझ में आपको? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा ही होगा, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये वाला स्फीयर तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर नहीं सकता। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना
वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो बात अलग है, यहाँ तो अंदर ही अंदर आपने क्या कर दिया, अंदर ही चार्ज रख दिया। अब ये कैसे कैंसिल आउट हो, ये नहीं होता कैंसिल आउट। अब मतलब ये है कि किसी तरीके से अगर कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके सेंटर पे अंदर कहीं पर भी आपने चार्ज को मेंटेन कर दिया, एनी हाउ इट इज मेंटेन्ड इनसाइड द स्फीयर, किसी भी तरीके से आपने इसको अंदर मेंटेन कर दिया। हाँ, चार्ज के यहां तक आने का कोई रास्ता, कंडक्टिंग रास्ता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो एक मतलब एक इंसुलेटर वायर है, इंसुलेटिंग वायर, ये इंसुलेटिंग वायर है एक, ठीक है ना, इंसुलेटिंग वायर होना जरूरी है। तो उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, राइट। और अगर मान लो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे चार्ज रख दिया और यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगा दी, सपोज ये कैसी वायर है बताइए, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर, इस केस में चार्ज जो है ना वो सरफेस पे आ जाएगा अपने आप ही, इस धागे में से होते हुए और पूरे सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इस धागे में से होते हुए पूरे सरफेस पे आ जाएगा। क्यों आया ऐसा, क्योंकि चार्ज फैलना चाहता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, मतलब मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन या 100 प्रोटॉन्स रख दिया, ऐसे सोचो आप 100 प्रोटॉन्स रख दिए, या माइनस क्यू चार्ज रखा तो 100 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। देखो इलेक्ट्रॉन से अच्छे समझ में आता है, मान लो कि माइनस क्यू है, 100 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर होना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम दूरी पर जाना चाहते हैं, तो वो इस वायर वाला रास्ता पकड़ लेंगे और इधर आ जाएंगे सरफेस पे, एक दूसरे से दूर दूर होने के लिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने के लिए। और चार्ज की नेचर है कि वो मतलब मैक्सिमम दूरी पे जाएगा ही जाएगा, तो इस रास्ते से वो आ जाएगा बाहर यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है इस केस के अंदर अगर यहाँ पे कंडक्टिंग वायर होगी तो फिर ये कॉन्सेप्ट कामयाब नहीं है, फिर तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही होगा। ऐसा एग्जाम में आ जाए कि एक स्फीयर है, ये चार्ज है, ये कंडक्टिंग वायर है, बताइए अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। इस केस में अंदर जीरो होगा अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो, और अगर ये नॉन कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आगे बात समझ में आपको, यानी कि कॉन्सेप्ट ये है, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर किसी कंडक्टिंग होलो स्फीयर के इनसाइड किसी भी तरीके से एक चार्ज अंदर मेंटेन कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है होलो स्फीयर के अंदर भी, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये लिखना है। इफ anyhow a charge is maintained inside a hollow conducting sphere, hollow conducting sphere, then electric field will reside inside conducting sphere. जी आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कि ये एक प्लेट है जैसे, ठीक है ना, इसके दो फेसेस है इस प्लेट के, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ऐसे एक कंडक्टिंग प्लेट है। अगर आपने इसको चार्ज दे दिया प्लस क्यू का, सपोज आपने इसको चार्ज दे दिया प्लस क्यू का, तो पता है क्या होता है, ये चार्ज, इसकी थिकनेस ये वाली जीरो मान लो एक बार, लेट अस कंसीडर दैट थिकनेस इज जीरो, ठीक है ना, लेट थिकनेस इज जीरो। अभी मैं आगे जो डिस्कशन कर रहा हूं उसमें प्लेट्स का डिस्कशन है, ठीक है ना, प्लेट्स का डिस्कशन है। ये ऐसे जो पेज होता है एक शीट, मतलब जो ना पेपर, एक पेपर मान के चलिए आप, मैं मतलब जो कॉपी का पेज मान लीजिए आप, ऐसे जिसकी थिकनेस तो जीरो ही होती है लगभग। तो इसी तरीके से इसकी थिकनेस मैं जानबूझ के थोड़ी सी बड़ी दिखा रहा हूं ताकि डिस्कशन हो उसके, अदरवाइज ये थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। ये कैसे प्लेट है, एक पतली सी प्लेट है इस तरीके से, एक कॉपी के पेज की तरह। अच्छा आप सुनो, और ये किस तरीके से रखी हुई है थिकनेस जीरो का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर यहाँ पे ऐसे है ये वाली प्लेट, समझ आ रही है बात आपको, इसकी थिकनेस जीरो है ये वाली, और ये एरिया तो है ना इसका अच्छा खासा, ओके। अच्छा अब सुनो, इसको अगर आपने चार्ज दे दिया तो पता है क्या होता है कि इसके इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे जो चार्ज आता है आधा आधा चार्ज आता है हमेशा ही, अगर कंडक्टिंग शीट है तो। जैसे कि अगर ये कंडक्टिंग शीट होती, ये मेटालिक शीट होती, तो इसके भी दो फेस हैं, एक ये
इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब अगर इसमें ये तो नहीं होता जैसे नोट होता है, जैसे नोट होता है, कोई 10 रुपए का नोट है, उसको आप जो है ना आप उसको दो पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर सकते हो, दो लेयर्स होती है वो दोनों चिपकी हुई होती हैं। तो इसी प्रकार इसके भी बिल्कुल अगर इसको दो पार्ट्स में आप काट सकते हो, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इस पे Q/2 आएगा और इस पे भी Q/2 आएगा, हमेशा आधा आधा चार्ज आता है। अगर किसी भी कंडक्टिंग प्लेट को अगर चार्ज दे दिया जाए कितना भी, तो दोनों फेसेस पे हाफ हाफ चार्ज आएगा, और थिकनेस को तो आपने 0 मान ही लिया, ठीक है। क्यों आता है ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि इफ चार्ज इज गिवन टू ए सिंगल प्लेट, सिंगल इंडिपेंडेंट प्लेट, ठीक है ना, आइसोलेटेड प्लेट, आइसोलेटेड कहेंगे, इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड मतलब आसपास कोई और प्लेट नहीं होनी चाहिए, आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी प्लेट आने से ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो यानी कि आइसोलेटेड प्लेट होनी चाहिए एक, ठीक है ना। और एक सिंगल आइसोलेटेड प्लेट है और उसके ऊपर चार्ज दे दिया जाए तो दोनों सरफेसेस पे हमेशा हाफ ऑफ चार्ज आएगा, यानी कि +Q/2 तो इसके ऊपर आएगा और +Q/2 इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना। पहले तो लिख लेते हैं इसको, इफ चार्ज इज गिवन टू ए single isolated plate, if charge given to a single isolated plate, then net electric field inside it is 0 and देखो ये तो होगा ही होगा 0 वैसे तो, देन वो तो 0 होगा ही होगा, देन 0 तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मैंने रीजन लिख दिया इसका साथ में, ये रीजन इसको लिखा रहने दो, इज 0 and charge on both faces, charge on both faces will be equal to Q/2 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 and Q/2। आप शुरू में Q मेंशन कर लो, इफ ए चार्ज Q इज, यहाँ पे लिखो आप इफ ए चार्ज Q इज, ऐसा लिखिए आप, इफ ए चार्ज Q is given to a single isolated plate then net electric field inside it is 0 and charge on both faces will be equal to Q/2 Q/2। सुन आप, ये Q/2 आने से ही तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ है ना, तो अंदर 0 नहीं हो पाता यार। जैसे कि अगर आपने 10 कूलम दे दिया, सपोज कितना दिया 10 कूलम, सपोज इधर 4 कूलम आ जाए इधर 6 कूलम आ जाए, तो अंदर 0 नहीं हो पाएगा। ये जो 6 कूलम वाला जो फेज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज्यादा आएगा, 4 कूलम वाले का इधर कम आएगा, तो नेट अंदर 0 कहां हो पाया। तो अंदर 0 बनाने के लिए इधर भी अगर 10 है तो इधर 5 आना पड़ेगा, इधर 5 आना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा ना अंदर। और मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक कंडक्टर के अंदर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो चार्ज अगर किसी शीट को या किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दे दिया जाए तो चार्ज अपने आप को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि अंदर तो हर हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ही होगा। तो यही वजह है कि अगर इसको चार्ज दे दिया किसी कंडक्टिंग शीट को तो चार्ज हाफ हाफ ही डिवाइड होगा, हर हालत में हाफ हाफ डिवाइड होगा। हाँ, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक सिंगल आइसोलेटेड प्लेट होना जरूरी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, सिंगल आइसोलेटेड प्लेट मैंने बोला है, ठीक है ना। अगर इसके आसपास कोई दूसरी वाली प्लेट हुई तो फर्क पड़ जाएगा, वो किस तरीके से फर्क पड़ेगा अभी देखते हैं, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना आप। देखो मान लिया जाए दो प्लेट्स हैं, एक ये वाली है एक ये वाली प्लेट है, राइट, ये दो प्लेट्स हैं। अब एक बात बताओ, इस पे मान लो चार्ज मैंने दिया +6 कूलम और इस पे चार्ज दे दिया +4 कूलम, ऐसे चार्ज दे दीजिए +6 और +4, ठीक है। अब इसमें देखो 4 फेसेस है टोटल, 1 2 3 4। आपको बताना ये है कि किस फेज पे कितना चार्ज आएगा, क्वेश्चन ये है। अगर इस पे 6 दे दिया, इस पे 4 दे दिया, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, किस फेज पे कितना चार्ज आएगा, क्वेश्चन ये है। कैसे करें इसको, सुनो, किस फेज पे कितना चार्ज आएगा। अब एक काम करो, आप इस क्वेश्चन में देखो, पहले तो देखो आपको जो याद रखना है ना इसमें, वो 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 बातों का।
अगर 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा। और इससे आगे अभी ये मैं करवा रहा हूं, इससे अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, ठीक है। पहली बात कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। प्लेट्स के अंदर, हिंदी में लिख रहा हूं, प्लेट्स के अंदर E must be equal to 0, इलेक्ट्रिक फील्ड must be equal to 0 इनसाइड द प्लेट्स। मतलब इनसाइड द मतलब इन दोनों के बीच में नहीं, यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 0 होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, किसी इन दोनों चार्जेस का सम, इस फेस का और इस फेस का चार्ज मिला के 6 कूलम रहेगा और इस फेस का और इस फेस का मिला के 4 कूलम रहेगा। मतलब किसी एक प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा, उड़ के नहीं जाएगा, इसका चार्ज इसमें नहीं जा सकता, इसका चार्ज इसमें नहीं जा सकता, किसी एक प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। हर प्लेट का चार्ज कंजर्व होगा, ये वाली बात दिमाग में रखनी है आपको। तीसरी बात, आप हिंदी में ही लिख लो इस बात को, ठीक है ना। अब सुनो, याद, ये मैं फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने से मतलब है, ठीक है। आप इसको रिवाइज करोगे ना तो ज्यादा समझ आएगा ये। अगली बात, आमने सामने वाले जो फेसेस है ना इन दोनों प्लेट्स के, एक ये फेस 2 और फेस 3, इन पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, जो कुछ भी हो जाए इक्वल एंड। जैसे दो फेस सामने आते हैं ना, जैसे इस पे +2 आ गया तो यहाँ -2 आएगा ही आएगा, ऐसे केस में यहाँ -2 है तो यहाँ +2 आएगा ही आएगा। आमने सामने वाले फेसेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। अगर दो प्लेट को पास रख देना तो ऐसा होता है, साइंटिस्ट लोगों ने इसे प्रैक्टिकली देखा, ठीक है ना। ऐसा होने से ही तभी तो अंदर 0 हो पाता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है ना। थर्ड बात क्या रखनी है कि आमने सामने वाले फेसेस पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुनिए, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या है, और ये तीनों बातें सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आएगा +5, यहाँ पे आएगा +1 कूलम, यहाँ आएगा -1 कूलम और यहाँ पे आएगा +5 कूलम। देखो अब मैंने आंसर बता दिया आपको, बताइए ना आंसर। तो अब ये तीनों बातें कैसे लग रही हैं, ये तीनों बातें लगनी चाहिए। जब आप आंसर निकाल दोगे ना अगले वाले क्वेश्चन का, तो ये तीनों बातें एप्लीकेबल होनी चाहिए। पहली बात, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब एक काम करो, जैसे हमें इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे, इस P पॉइंट के इधर कितना चार्ज है, 5 कूलम, इस P पॉइंट के इधर कितना चार्ज है, 5 कूलम, इस P पॉइंट के इधर कितना चार्ज है, टोटल इन तीनों का मिला के 1 2 3, इन तीनों का मिला दो, +1 -1 0 हो गया और ये +5 बच गया। तो यानी कि इन तीनों का मिला के 5 है, यानी इस पॉइंट के इधर 5 कूलम है और इस पॉइंट के इधर भी 5 है, इस पॉइंट के इधर 5 है, +1 -1 0 हो गया और ये +5, यानी इस पॉइंट के इधर 5 कूलम चार्ज है और इस पॉइंट के इधर भी 5 कूलम चार्ज है। तो यानी कि ये वाला जो 5 कूलम होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा P पॉइंट पे और इस वाले 5 कूलम का इधर बनेगा, तो नेट 0, यानी कि इस P पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ये मान लो एक पॉइंट है, Q पॉइंट है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर भी 0 है। कैसे? इस पॉइंट के इधर 5 कूलम है और इस पॉइंट के इधर भी इन तीनों चार्जेस को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 कूलम। तो यानी Q पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि पहले वाली बात तो हाँ जी एप्लीकेबल हो रही है ना, होगी। दूसरा, हर प्लेट का चार्ज कंजर्व होगा। देखो आप, +5 और +1 कितना हो गया, 6, देखो यहाँ पे 6 है, -1 और +5 कितना हो गया, +4, यहाँ पे +4 है, यानी कंजर्व है। दूसरी वाली बात की हाँ जी होगी ना एप्लीकेबल। तीसरी बात, आमने सामने वाले फेसेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, +1 और -1 देखो इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मतलब जो है ये सही है। आप नोट कर लीजिए भाई, 20 सेकेंड्स, ठीक है। अभी देखिए, मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं करने के लिए, करके दिखाइए आप इसको, देखते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 1 मिनट दूंगा आपको, 1 मिनट, और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर 1 मिनट से पहले ही लिख दिया, मेरे शुरू करने से पहले ही लिख दिया, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये तीनों बातें एप्लीकेबल होनी चाहिए वहां पर, और थोड़ा सोच के दिमाग लगा के उसको सोल्व करना है, ठीक है। देखिए आप, एक प्लेट तो ये वाली है, एक प्लेट ये वाली है,
इस पे चार्ज है +12 कूलम का और इस पे चार्ज है -4 कूलम का है। इसमें मैंने टोटल चार्ज +12 दे दिया, इस पे -4 दे दिया। ये सरफेस 1 है, S1 नाम दे दो S1, इसका सरफेस S2 है, ये S3 है और ये S4 है। आप लिखोगे चार्ज आंसर S1 के ऊपर कितना चार्ज है, S2 पे कितना चार्ज है, S3 पे कितना है और S4 पे कितना है, आपको ये लिखना है। ठीक है, अच्छा आप जो है ना इसको सोल्व करिए। आप ये चार तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी पूरी होनी चाहिए। इस पे +12 है और इस पे -4 है। ध्यान रखना चार चार्ज देने, इस पे कितना, इस पे कितना, 4 आंसर देने आपको। राइट, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है S1 और उसका आंसर लिख दो, S2 उसका 4 कूलम, S3 6 कूलम, जो भी है मतलब आंसर लिखेंगे आप इसका। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखिए हम करते हैं इसको। इसका जो आंसर है, मैं पहले तो आंसर बता देता हूं कितना है। इसका आंसर आएगा, यहां आएगा +4, ओके, यहां आएगा +8, यहां आएगा -8 और यहां पर आएगा +4। ये आंसर है इसका। पहले मैंने आंसर बता दिया, मैच कर लीजिए आप कि जिनका सही है गलत है जो भी है, और उसमें थोड़ा सा दिमाग ही लगाना था आपको। और मैं अभी ये तीनों की तीनों जो बातें हैं, ये तीनों की तीनों बातें सही है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, राइट। एक बात बताओ, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट के अंदर 0 होना चाहिए ना। P पॉइंट पे इधर कितना चार्ज है, 4 कूलम। इस P पॉइंट के इधर इन तीनों का सम कर दो आप, इन तीनों का सम कितना होगा, +8 और -8 0 और इधर +4 है। इस P पॉइंट के इधर होगा +4, इस P पॉइंट के इधर कितना चार्ज है, +4, इस P पॉइंट के इधर कितना चार्ज है, +4। तो इस P पॉइंट के इधर वाला टोटल चार्ज +4 का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये वाला +4 इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे 0 हो जाएगा। अब Q पॉइंट के इधर कितना चार्ज है, +4, और इस Q पॉइंट के इधर कितना चार्ज है, इन तीनों का सम कर दो आप, +4 ही होगा इन तीनों का सम। यानी कि इन तीनों का सम इधर इस +4 की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस +4 की वजह से इधर, तो नेट 0 हो गया Q पॉइंट पे भी। यानी कि ये तो सही हो गया। हर प्लेट का चार्ज कंजर्व होगा, 8 और 4 12, -8 और +4 -4 हो गया, ये भी सही है। तीसरा, आमने सामने वाले फेसेस पे चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट होना चाहिए, +8 और -8। तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल है ना, इसका मतलब ये सही है। नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अब हम फिर से इसी क्वेश्चन पे फिर से आते हैं हम लोग। इसके अंदर जो है ना, आप कहोगे सर इसमें तो ऐसे तो दिमाग लगाना पड़ रहा है, सर कोई ऐसी कोई ट्रिक हो। मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिए अब मान लो ये चार्जेस में नहीं पता, ठीक है, क्या नहीं पता। अब एक काम करो, पहले इन दोनों का सम कर लो आप। +12 और -4 सम कितना हो जाएगा बताइए, प्लस का 8, हाँ जी +8 हो जाएगा ना। +12 और -4 कितना होता है, +8। इस +8 का भी आधा करो, वो आधा इधर दे दो और आधा इधर दे दो, +8 इधर दे दो और +8 इधर दे दो। सॉरी कितना था, 12 और 4, 12 और -4 था +8, +8 का आधा कितना होता है, +4, +4 इधर दे दो और +4 इधर दे दो। बस अब तो हो ही जाएगा क्वेश्चन सोल्व। इस 12 में से 4 गया, 8 बचा ना, तो +8 इधर आएगा, तो इधर तो -8 आना ही आना है। तो देखो इन दोनों का सम मेरा -4 हो गया ना क्वेश्चन सोल्व। सिंपल सी बात है, चाहे कितनी भी प्लेटें रखी हो। अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उसमें करना क्या है, इसमें मैं 4 प्लेट रख दूंगा, चारों प्लेट्स का सम कर लेना आप, ठीक है ना, चारों चार्जेस का। फिर जो नेट आएगा उसका आधा इस वाले, इस सबसे इधर वाली प्लेट के इस वाले फेस पे
और आधा सबसे उधर वाली प्लेट है उस वाले फेस पे, फिर बाकी तो आप लिख ही लोगे उसके बाद, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आ रही है ना बात समझ में आपको? नोट कर लीजिए इस तरीके को 10 सेकेंड्स। अभी देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए आपको। यहां पे 4 प्लेट्स रखी हुई हैं, 1 2 3 और ये 4। इस टॉपिक का नाम है स्टैक ऑफ प्लेट्स। जहां से मैंने प्लेट्स का डिस्कशन किया था ना वहां पे ही लिख लो आप, जो सिंगल प्लेट बनाई थी ना मैंने, तो वहां से लिख लो स्टैक ऑफ प्लेट्स, ठीक है ना। टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन नहीं चल रहा बेसिकली, दिस इज द स्टैक ऑफ प्लेट्स। ठीक है, अब सुनिए आप, यहां पे मैंने चार्ज दे दिया मान लो +6 कूलम्ब, -2 कूलम्ब, +4 कूलम्ब, माइनस 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 -16 कूलम्ब दे दिया मान लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो कैसे करोगे, मैं करके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन से डीपीपीस में दे रखे हैं। हाँ जी, आप इसका आंसर आई थिंक दे सकते हैं आप, ठीक है ना। ट्राई करिए आप, अगर आप खुद दे दे तो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने आंसर निकाल लिया तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। क्वेश्चन ये है कि +4 प्लेट रखी हुई है पास पास, इस पे चार्ज है +6, इस पे -2, इस पे +4 और इस पे -16। आपको ये 8 फेसेज हो गए, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 और S8, ठीक है ना, S8। आपको हर फेज पे ये बताना है कितना चार्ज आएगा, हर फेज पे ये बताना है, 8 आंसर्स होंगे इसके, ये बताना है कितना चार्ज आएगा। हाँ जी, आई थिंक आपने इसको ट्राई कर लिया होगा इतनी देर में। ये जो क्वेश्चन है कि किस फेज पे कितना चार्ज आना चाहिए, हाँ जी बताइए आप कैसे करेंगे इसको। मैं आपको जो है ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए मैं एक बार हिंट दे रहा हूं आपको, और ये जो हिंट है मतलब उसके बाद 30 सेकंड्स आपको देंगे, और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का इसको जो आंसर है वो टाइप कर देंगे नीचे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर। हिंट ये है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को, आपको इन चारों का सम करना है बस, और कुछ नहीं करना। जो नेट आएगा ना, नेट का हाफ करना है, वो हाफ इस वाले फेस को देना है, और बाकी जो हाफ है वो इस वाले फेस को देना है। फिर उसके बाद आप उन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए मतलब जो ना यहाँ पे चार्ज को लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद कर सकते हैं, ट्राई कीजिए 30 सेकेंड्स। हाँ जी, आपने लिख लिया होगा इसका आंसर, ठीक है ना, कर लिया होगा, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, ये सब ने सोल्व कर लिया होगा। हाँ जी बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसका आंसर देखो, 6 और -2 कितना होगा, +4, +4 और +4 कितना होगा, +8, और ये -16, कितना आंसर आना चाहिए, -8, यानी कि इन चारों का सम तो है -8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 और 6 10, -2 और -16 हो गया -18, -18 और +10 तो यानी -8 कूलम बचा टोटल, टोटल सम इन चारों का सम है -8, -8 का हाफ यानी कि -4 तो इधर आएगा और -4 इधर आएगा। समझ आ गई बात आपको, -4 इधर -4 इधर। अब देखो +6 में से -4 चला गया तो पता है कितना, इन दोनों का सम +6 बनना चाहिए, तो ये +10 लिखना पड़ेगा, +10, तभी तो इन दोनों का सम +6 बचेगा। ये -4 है, ये +10 है, तो तभी तो इन दोनों का सम +6 बचेगा यार। और ये +10 कूलम है तो यहाँ क्या आएगा बताइए, -10 कूलम। यहाँ +10 है तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होगा। यहाँ +10 है तो यहाँ पे -10 होगा। अब ये -2 में से -10, इन दोनों का सम जो है वो -2 आना चाहिए, सीधी सी बात ये है, इन दोनों का सम जो है वो -2 आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे +12 लिखना पड़ेगा, +12 सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा +8, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा -8 सॉरी +8 कूलम, यहाँ +8 लिखना पड़ेगा, +8 और -10 कितना हो जाएगा सम, -2, +8 और -10 मिला के -2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे +8 है तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, -8 कूलम, यहाँ पे -8 कूलम आएगा। और 4 में से -8, इन दोनों का सम है ना +4 बनना चाहिए,
इसका और इसका सम +4 बनना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे +12 कूलम आएगा, +12, ठीक है ना। +12 और -8 का सम +4 बनेगा, और यहाँ +12 है तो यहाँ पे -12 बनेगा, पक्का है। इक्विवेलेंट अपोजिट होने चाहिए इनके ऊपर, तो इन दोनों भी इक्विवेलेंट अपोजिट है, देखो इन दोनों भी इक्विवेलेंट अपोजिट है, इन दोनों भी इक्विवेलेंट अपोजिट है, बस ये चेक करना जरूरी है। अब देखो लास्ट में -12 और -4 कितना हो गया, -16, जो कि ऑटोमेटिक है, देखिए आप यहाँ पे, यानी कि लास्ट में जाके अपने आप इससे मैच कर जाएगा। इससे मैच नहीं कर रहा यानी बीच में आपने कहीं ना कहीं गलती की है। लास्ट में जाके ये इस प्लेट का अपने आप ही आपको दिखेगा कि इन दोनों का सम इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। देखिए आमने सामने फेसेस पे ये +10 -10, इधर +8 है -8, इधर +12 तो -12, और आपको ये चेक करना है, ये एक तो रूल ये वाला, दूसरा इन दोनों का सम करो इतना आएगा, इन दोनों का सम करो इतना आएगा, इन दोनों का सम इतना आएगा, और इन दोनों का सम इतना आएगा, ठीक है। अब अगली बात कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेट के अंदर ये मान लो P पॉइंट है, किसी भी प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहता हूं 0 है, कैसे, इस पॉइंट के इधर कितना चार्ज है, -4 है ना, इस पॉइंट के इधर इन सारी प्लेट्स का ऐड कर लो आप, एडिशन, इधर सबका 0, इनका सबका मिला के -4 ही बनेगा। देखो ये दोनों मिलकर कैंसिल आउट, ये दोनों मिलके कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, इन दोनों को मिला के 0, तो -4 ही बचा, यानी इस P पॉइंट के इधर भी -4 है, और मैं कहता हूं इस P पॉइंट के इधर भी टोटल -4 है, ठीक है ना। आप ये वाला जो है ना, ये Q पॉइंट ले लिया, इस प्लेट के अंदर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कैसे, इस Q पॉइंट के इधर -4 है, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, -4 बचा, इस Q पॉइंट के इधर -4 है, ऐसे इस Q पॉइंट के इधर भी -4 है, इन दोनों का सम 0 और -4 बचा। तो इस प्रकार हर प्लेट में, इसमें हर प्लेट में अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और आमने सामने के फेसेस पे चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट है, और हर प्लेट का चार्ज भी कंजर्व्ड है। तो देखो तीनों के तीनों रूल जो है ना यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। बात समझ में आ गई होगी आपको, इसको नोट कर लीजिए। आज की जो क्लास है वो हमारी इतनी ही रहेगी, और ये क्लास 2 थी, फेज 2 की क्लास 2। आप इसकी जो डीपीपी है वो काफी इजी है, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, बट इसका यूज ज्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं इसका यूज आ जाता है इस क्लास का, ठीक है ना। उसके बगैर आगे के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये वाली क्लास जरूरी है, और इसकी डीपीपी काफी इजी है, आप इसको जरूर सोल्व करें। विदाउट डीपीपी ये क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने डीपीपी कर ली है वो सक्सेस मैग्नेट सोल्व करें, वो फेज 1 की सक्सेस मैग्नेट करें, और ये फेज 1 की भी हो चुकी है तो फेज 2 की सक्सेस मैग्नेट आप मंगवा लें, और वो फेज 2 की सक्सेस मैग्नेट है उसको सोल्व करें आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, तो आप मतलब जो है लगातार लगे रहें, ठीक है ना। और टेस्ट पेपर, जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट पेपर नहीं दिया फेज 1 का, तो टेस्ट पेपर देके आप उसको चेक करिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, और इन सब के सॉल्यूशंस, डीपीपीज, सक्सेस मैग्नेट एंड इवन टेस्ट पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस भी हम डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।